नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज दो आर्टिकल के ऊपर विशेष चर्चा हम करेंगे। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की दर से रिलेटेड। हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा ये बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो घटी है। अलग अलग किस्म के डाटा प्रस्तुत किए जाते हैं जो जनता में कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़े कभी भी बेरोजगारी को कम नहीं बताते हैं, लेकिन वहीं जो प्राइवेट कहना चाहिए असेसमेंट लगाया जा रहा है, कुछ रिपोर्टें आ रही हैं बेरोजगारी के ऊपर, उनमें आप देखेंगे कि बेरोजगारी कम नहीं हुई है बल्कि बेरोजगारी बढ़ी है। ये कंफ्यूजन आखिर हो क्यों रहा? इसका मतलब ये है कि सरकार क्या काम करती है, अलग अलग सोर्सेस के ऊपर, गवर्नमेंट का जो अलग अलग सोर्सेस है ना, उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करती, सबको फिर एक मिक्स कर देती है और फिर रिपोर्ट सबके सामने प्रस्तुत कर देती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के जो पब्लिक में कंफ्यूजन है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। पार्टिकुलरली देखा जाए ना, तो ये वाला हमारा जो आर्टिकल है हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसके बाद एक और आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लाइमेट चेंज एंड उसके इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अब नॉर्मली जैसे कि आपने सुना होगा फसल बीमा के बारे में, जैसे कि फसल बीमा के अंतर्गत क्या होता है, किसानों को कुछ रुपए हर महीने अपने अकाउंट से पैसे कटवाना पड़ेगा अपनी फसल का इंश्योरेंस कराने के लिए। इसके बदले में जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो क्या काम करेगी, यदि किसी कंडीशन में किसान की फसल का लॉस होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, वो कंपनी करेगी किसानों को। ठीक इसी प्रकार की का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लाइमेट चेंज में भी होना चाहिए। अभी कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना आगे प्रोसेस बढ़ चुकी है, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में और काम करना जरूरी है, इसके ऊपर यहाँ हम चर्चा करेंगे। मतलब क्लाइमेट चेंज के असर से लड़ने के लिए क्या कोई इंश्योरेंस हो सकता है और इंश्योरेंस प्रोवाइडर इस मामले में अभी तक कितना आगे आए हैं, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि आखिर बेरोजगारी होती क्या है। बेरोजगारी का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति काम की तलाश में है, इसके बावजूद भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी बोला जाता है। बेरोजगारी का प्रयोग आमतौर पर अर्थव्यवस्था के हेल्थ के रूप में भी हम नापते हैं, उससे देश की इकोनॉमी की हेल्थ का पता चलता है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए बेरोजगारी को हम बेरोजगारी दर के रूप में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के रूप में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल वर्कफोर्स में शामिल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को भाग दे करके प्राप्त किया जाता है। कैसे हम निकालते हैं कि भाई टोटल कितने लोग काम में लगे हैं, उसमें से हम भाग दे देते हैं कितने लोग बेरोजगार हैं और वहाँ से हम निकालते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस मामले में एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की निम्नलिखित परिस्थिति के हिसाब से रोजगार और बेरोजगारी को बताता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आर्थिक गतिविधि में लगा है, उसको रोजगार बोलेंगे। काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध व्यक्ति को बेरोजगार बोलेंगे। ना तो काम की तलाश में है और ना ही अवेलेबल है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले जो दो हैं वो श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का परसेंटेज है जो बिना काम के हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे, इसमें टोटल जो बेरोजगार लोग हैं उसमें टोटल श्रम शक्ति, जैसे कि हमारे पास में टोटल श्रम शक्ति भारत के पास में टोटल 10 लोग हैं। 10 में से यदि 5 बेरोजगार हैं तो
5/10 गुणित 100 कर देंगे तो बेरोजगारी का परसेंटेज निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की दर, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बोला जाता है। अब हम एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। देखिए 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। बेरोजगारी के बारे में जनता में भ्रम की स्थिति, उपयोग किए जाने वाले विभिन्न डेटाबेस में अंतर का परिणाम है। इंग्लिश में यदि देखा जाए तो पब्लिक कन्फ्यूजन ओवर अनएम्प्लॉयमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन द वेरियस डाटा बेसिस यूज्ड। अब कहीं पर कम दिख रहा है, कहीं पर ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि सरकारी आंकड़ों में हमको बेरोजगारी कम ही दिखाई देती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार क्या काम करती है, जो वेरियस डाटा बेसिस है उसका इस्तेमाल करके ये रिजल्ट निकाल के देती है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए आरबीआई की ही हम बात कर लें। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें बोला गया था 8 करोड़ जॉब क्रिएट करी गई हैं लास्ट 3 से लेकर के 4 साल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्यूज्ड द अपोजिशन ऑफ क्रिएटिंग फॉल्स नैरेटिव अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर यहाँ पर उल्टा आरोप लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा विपक्ष के ऊपर कि आप जो है फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। आरबीआई ने देखो क्या बताया है और आप लोग कैसे गलत बता रहे हैं कि बेरोजगारी भारत में कम नहीं हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी बोला गया है कि हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे देश में खड़ा किए हैं, इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो और भी कम होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ज़रूर है कि सरकार भले ही कितना भी दावा कर ले, जो जॉब जनरेट यदि होगी भी ना तो वो मात्र ठेकेदारी में होगी। किसी को 8,000 रुपये मिल जा रहा है, किसी को 10,000 रुपया मिल जा रहा है, तो कुल मिलाकर के वो मजदूर का मजदूर ही बना रहेगा ज़िंदगी भर। इस प्रकार की कहना चाहिए बेरोजगारी हमारे देश में कम होगी। अब अलग अलग रिपोर्ट्स और उनमें किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट हो रहा है और क्या क्या स्टेटमेंट निकल कर के आ रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यदि बात करें द इंडिया KLEMS डाटाबेस की, मिस्टर मोदी का कहना है कि जो आरबीआई का डाटा मैनुअल है जिसको रिलीज़ किया गया था 7 जुलाई को, जिसका नाम रखा गया है द इंडिया KLEMS डाटाबेस, इसमें डिस्क्राइब किया गया है प्रोसीजर को, मेथडोलॉजीज़ को, अप्रोचेस को, जिनका इस्तेमाल किया गया है इंडिया KLEMS डेटाबेस वर्जन 2024 को। कैसे करके हम तैयार किए हैं इसको, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। कौन सी प्रोसीजर रही थी, कौन सी मेथडोलॉजी रही थी, क्या अप्रोचेस रही थी KLEMS के डाटाबेस को तैयार करने के लिए। अब यहाँ जो डाटा सेट प्रस्तुत किया जा रहा है इसमें कुछ चीज़ें शामिल करी गई हैं, जैसे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर क्वालिटी, कैपिटल स्टॉक, कैपिटल कंपोजिशन। मतलब ये जो डाटाबेस है कवर करता है 27 इंडस्ट्रीज़ को। इसमें शामिल है इंटायर इंडियन इकोनॉमी। अब SBI आगे आता है, अभी तो RBI आगे आया था, अब SBI आगे आया था कि मैंने जो रिपोर्ट जारी किया हूँ तो उसके बारे में भी मैं भी थोड़ी सी सफाई दे देता हूँ। इसमें SBI की तरफ से बोला जाता है कि हाल फिलहाल में अब हम भी एक रिपोर्ट रिलीज़ किए हैं। इसकी खुद की रिपोर्ट है ताकि काउंटर किया जा सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स को। इसमें बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना SBI भी कम नहीं है, वो भी अपनी सफाई देने के लिए क्या बोल दिया। उसका कहना है कि यदि मैं एग्रीकल्चर को अलग कर देता हूँ, इसके बावजूद भी जो जॉब क्रिएट हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में, उनकी संख्या 8.9 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2023 के बीच में। मतलब पूरा का पूरा जो बीजेपी का एरा रहा है उसमें 8.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। वहीं फाइनेंशियल ईयर 4 से लेकर के 14 समय की बात कर लें, कांग्रेस के ज़माने की यदि हम बात कर लें तो उस समय मात्र 6.6 करोड़ जॉब जनरेट हुई थी, ऐसा SBI का कहना है। टोटल जो लेबर फोर्स है इंडिया में वो कितना है, 59.7 करोड़ है, विच इज़ नियरली इक्विलेंट टू 56.8 करोड़ जो
किसके लगभग बराबर है? 56.8 करोड़ के बराबर है। एज पर द रिसेंटली रिलीज आसूस मतलब एनुअली सर्वे ऑफ अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस, उसका कहना है कि मैं इतनी संख्या बता रहा हूँ ना, और सरकार ने भी बोली है, ASUSE का जो सर्वे निकल करके आया है, दोनों में जो संख्या हम बता रहे हैं वो सही है, लगभग एवरेज रूप में देखा जाए तो बराबर है, ऐसा SBI का कहना है। अब SBI कुछ बोल रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का अनुमान बिल्कुल अलग हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर अलग मेथड का इस्तेमाल करता है और सरकार से बिल्कुल अलग रिजल्ट देता है। जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करें, CMIE की बात कर लें, ये एक प्राइवेट डाटा गैदरिंग एजेंसी है जो कि पब्लिश करती है डाटा को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। इसने जुलाई के महीने में बोला था कि जून 2024 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो ऊपर उठा है, 8 मंथ हाई रहा है ये। पिछले 8 महीने में इतनी बेरोजगारी देखने को नहीं मिली थी। पहले ये 7% थी प्रीवियस मंथ में, जो कि बढ़कर के 9.10% हो गई है। किसने बोला है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE की तरफ से ये चीज़ बोली गई है। अब हम बात करते हैं कि भाई इस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिपोर्ट्स हमको देखने को मिल रहा है, ये आखिर कैसे हो रहा है? तो कुछ ग्राउंड रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में एक मेजर इशू के तौर पर उभर करके सामने आ रहा है। फरवरी के महीने में 47 लाख एप्लीकेंट लोग अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। 47 लोगों ने पेपर दिया, 60,000 लोग कांस्टेबल बनेंगे उत्तर प्रदेश में। वहीं यदि 2022 की बात कर लें तो 1.25 करोड़ एस्पायरेंट ने अप्लाई किया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि भाई जब इतने करोड़ लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी की कमी है? 1.25 करोड़ लोगों ने पेपर दिया था, उसमें से भर्ती कितनी हुई होगी? 1000 10,000 से ज़्यादा की तो भर्ती हुई नहीं होगी। इसके अलावा हमको प्रोटेस्ट देखने को मिला था बिहार, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट में अग्निपथ स्कीम को लेकर के, जिसको अनाउंस किया गया था सन 2022 में। और अग्निपथ स्कीम के माध्यम से सरकार ने क्या काम कर दी है? आर्मी को भी प्राइवेट कर दी है। आप ये समझ सकते हैं कैसे प्राइवेट कर दी है। आर्मी आज के समय में आपको ज्वाइन करना है तो आप पूरी नौकरी नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, 15 साल 20 साल 30 साल। अब 4 साल जॉब करो और रिटायर हो जाओ। उसमें से भी 25% लोगों को ही वो लेगी, 75% को वो बाहर कर दे रही है। अब 4 साल आपने वहाँ बिता दिए हैं, इसके बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपकी उम्र अलग हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के आपको घर में बैठने के अलावा और दूसरा कोई काम समझ में नहीं आएगा। आगे चर्चा करी जाती है कि LEMS के डेटा की। ये एक कम्प्रहेंसिव मेजरमेंट टूल है जो कि मॉनिटर करता है, इवैल्यूट करता है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को इंडियन इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ हो रही है उसको बताने का काम करता है। लेकिन ये एस्टिमेट नहीं लगाएगा एम्प्लॉयमेंट को, बट यूजेस द ऑफिशियल डाटा अवेलेबल, बल्कि इसके लिए जो ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ से देखा जाए ना तो एडिटोरियल का जो मुख्य हिस्सा है वो यहीं से चालू होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार ने जो डेटा प्रस्तुत करी है भाई, उसमें कौन कौन सी कमी है। कि LEMS की तरफ से जो डेटा प्रस्तुत किया गया है ये एक कम्प्रहेंसिव मेजरमेंट है, किसका? इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कैसे रही है उसको ये चीज़ बताता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का एक टूल है या फिर फॉर्मूला है। इसके लिए क्या काम करता है? इधर उधर का डाटा उठाएगा तब जा कर के आपको जानकारी देगा। यदि हम लेबर इनपुट की बात करें तो ये कहाँ से डेटा उठा रहा है? ये एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे EUS, जिसको जारी किया जाता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ ऑफिस के माध्यम से।
कंडक्टेड कराया गया था कब से लेकर के कब तक, 1983 एंड 2011-12 के बीच में। एंड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS का इस्तेमाल करता है, तब जा कर के वो एम्प्लॉयमेंट और लेबर इनपुट की बात बता पाता है। क्लियर बात ये हो गई है कि KLMS का जो डेटा है किस पर आधारित है, ऑफिशियल डाटा फ्रॉम PLFS। सरकार PLFS का जो डेटा निकाल रही है ना, उसी के ऊपर ये निर्भर है, किसके ऊपर, लेबर इनपुट को बताने के लिए। अब यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में देखना जरूरी है। जैसे कि वाई वुड द एम्प्लॉयमेंट सीरीज फ्रॉम KLMS डिफर फ्रॉम द टोटल एम्प्लॉयमेंट फिगर गिवन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। KLMS का डेटा अदर गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उससे अलग क्यों निकल करके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ना तो प्रधानमंत्री ना ही SBI शुड प्रेजेंट KLMS डेटा एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सफाई के लिए SBI भी आगे आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए, लेकिन वो ये नहीं क्लियर कर पाए हैं कि इसका इस्तेमाल केवल अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा के लिए ही हम कर सकते हैं, उसके लिए एक टूल है। इसका मतलब तो यही हो गया है, जो ऑफिसर्स लोग हैं एंड जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, ब्रीफिंग मिस्टर मोदी मिसगाइडेड हिम। ठीक है, जो चीज़ मोदी बता रहे हैं उसको उनको ज़रूर मिसगाइडेड किया गया है। अब क्वेश्चन फिर उठता है कि वाई डू डिफरेंट सोर्सेज गिव वाइडली वेराइंग एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग सोर्स से मुझे अलग अलग जानकारी मिल रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास में डेटा की बहुत ज़्यादा कमी है। साथ ही साथ भारत में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भूमिका है भारत में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोज़गार देने का काम कौन करता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही रोज़गार देने का काम करता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनके काम के घंटे कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, वो मालिक के ऊपर है, छोड़ना है छोड़ेगा, नहीं छोड़ना नहीं छोड़ेगा। वो रेट भी उसी के ऊपर है कि वो कितना देना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप गांव जाएंगे, गांव में जैसे अभी धान का रोपाई है, परहा लगाने का काम चल रहा है, निदाई का काम चल रहा है, ठीक है, ये सब काम करने वाले जो लोग रहते हैं, लेबर रहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको कितने घंटे काम लेना है ये मालिक तय करेगा, कितना रुपया देना है मालिक तय करता है। मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत 94% जो हमारा लेबर फोर्स है वो काम करता है, जबकि किसी और बड़ी कंट्रीज़ की तुलना हम भारत से करेंगे यदि तुलना, तो इस प्रकार का ह्यूज अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमको देखने को नहीं मिलता है, जिसका डेटा एकदम छितर बितर है, डेटा ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कंडीशन बहुत कम होती, खाली ये भारत के साथ में है। इस सेक्टर के अंतर्गत 11 करोड़ किसान शामिल हैं, साथ ही साथ 6.5 करोड़ MSME यूनिट इसमें काम करती हैं। तो इन सब का सालाना मेजरमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेथड की यदि हम बात करें तो जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है टाइम पर सेंसस के माध्यम से हर 10 साल में, साथ ही साथ ASUSE सर्वे कंडक्ट कराया जाता है हर 5 साल में। यहीं से हमको इनके बारे में जानकारी मिल पा रही है। वहीं ASUSE सर्वे की बात करें तो देखिए सरकार आज के समय में क्या काम कर रही है, आसूस सर्वे एनुअली कंडक्ट कराती है। 5 साल का करना था, लेकिन अब कह रही सरकार हम जो है हर साल कंडक्ट कराएंगी। लेकिन ये जो आसूस सर्वे डेटा है, इन टर्न डिपेंड ऑन द डेटा फ्रॉम सेंसर्ड एंड अर्बन फ्रेम सर्वे, ये भी दूसरी चीज़ों पर निर्भर हो गया। किसके ऊपर, जनगणना 2011 की, और ये अर्बन फ्रेम सर्वे के ऊपर ये निर्भर करता है।
एंड आप देखेंगे कि 2011 से जनगणना कंडक्ट नहीं कराई गई है। साथ ही साथ जो यूएफएस डाटा है अपरेंटली परटेन टू 2012 से 17। आप यूएफएस अर्बन फ्रेम सर्वे का जो डेटा ले रहे हैं वो कितना पुराना उठा करके आप देख रहे हैं, 2012 से 17 का आप उठा करके देख रहे हैं। ठीक है, तो आप आउटडेटेड डेटा का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को फिर भ्रम में डालने का काम करते हैं। 2016-2024 ये एक एबनॉर्मल पीरियड रहा था। यहाँ पर हमको 4 शॉक्स देखने को मिले थे इंडियन इकोनॉमी में। क्या क्या था? जैसे कि डीमोनेटाइजेशन है सन 2016 में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्राइसिस आया था एंड कोविड-19 पेंडेमिक आया था। तो जब इस प्रकार हमारी देश की इकोनॉमी को झटका लगा था ना, यदि आप प्री शॉक डेटा का इस्तेमाल करेंगे, सैम्पलिंग क्रिएट करता है प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल चेंजेस के चलते चलते। पिछले 4 साल में क्या हुआ है उसको आप देखिए ना। 4 साल के पहले यदि आप बात करोगे तो उससे कहाँ से सही सही जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ये जो 4 झटके थे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लगे थे, इसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया था। द वन दैट ASUSE सर्वे सीक टू एस्टिमेट, इस चीज़ को आसूस सर्वे के माध्यम से खोजकर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी जो यूनिट थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वो क्लोज हो गई थी। लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल के चलते चलते लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। द साइज ऑफ टाउन एंड विलेजेस चेंज, यहाँ तक कि शहर और गांव का जो तस्वीर ही यहाँ पर बदल गई थी। इस प्रकार से देखा जाए जो सैंपल है वो 2011 की सेंसस पर बेस्ड है, ये बिल्कुल ठीक हमको नहीं दिखाई देता है। क्लोजर विल नॉट बी कैप्चर्ड एंड ओनली सर्वाइविंग यूनिट विल बी ए पार्ट ऑफ द सैंपल। इसमें क्या बात करके जाएंगे आप? 2011 की बात कर रहे हैं। अभी जो झटका लगा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उसकी बात करिए ना, जिसमें कितनी सारी जो यूनिट हैं, छोटी मोटी कंपनियां हैं, लघु उद्योग है, वो बंद हो गए हैं। उनकी तो बात आप कर ही नहीं रहे हैं। इसके बाद PLFS एंड CMI की तरफ से जो डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है, दोनों में अंतर यहाँ पर हमको समझना है। ये ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस एडिटोरियल का कहना चाहिए मूल चीज़ें हैं। जैसे कि आप PLFS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये PLFL एक वेबसाइट है जहाँ से हमको ऑफिशियल डेटा मिलता है। ठीक है, लेकिन ये CMIE के डाटा से बिल्कुल अलग है। दिस इज़ टू डू विद डिफरेंसेस इन डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन ही चेंज हो जा रही है। डेफिनेशन चेंज होने का मतलब ये है कि भाई कितने लोग काम में लगे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, आप उन्हीं को चेंज कर दे रहे हैं। सच एज हु इज काउंटेड एज एम्प्लॉयड। PLFS कहता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भले ही इनकम मिले चाहे ना मिले, वो लोग जॉब में लगे हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट में गिन लिया जा रहा है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ऐसे में तो सब महिलाएं भी आ जाएंगी, वो लोग भी तो घर का काम करती हैं। तो यदि आप फ्री लेबर, दोज गिविंग फ्री लेबर और दोज हु सिट इन द फील्ड बट हैव नो वर्क आल्सो गेट काउंटेड एज एम्प्लॉयड बाय PLFS। PLFS का डेटा क्या कह रहा है कि जो लोग लेबर का काम कर रहे हैं फ्री में, या फिर जो लोग खेत में बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग उनको भी काउंट कर ले रहे हैं। दिक्कत यहाँ ये पैदा हो जाती है। लेकिन जो CMIE का डाटा रहता है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से डेफिनेशन प्राप्त करता है एंड उन्हीं लोगों को काउंट करता है जिनको काम से पैसा मिल रहा है, उन्हीं को बोला जाएगा एज ए एम्प्लॉयड के तौर पर। ठीक है, यदि हम लास्ट फ्यू ईयर की बात करें तो PLFS ने हमें लगभग 50 से 55% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दिया है, जबकि CMI कहता है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसका क्या है परसेंटेज, 40 से लेकर के 45%। इसका मतलब ये है जो PLFS है वो कह रहा है कि ज़्यादा लोग काम में लगे, जबकि CMI बोल रहा है मात्र 40 से 45% लोग ही काम में लगे हुए हैं। तो ये अंतर है दोनों में।
मतलब यहाँ पर लगभग 90 मिलियन लोगों का अंतर हमको देखने को मिल रहा है। ग्राउंड लेवल सिचुएशन की यदि हम बात करें ना, तो देखिए आज के समय में जो युवा लोग हैं स्ट्रगल कर रहे हैं काम को पाने के लिए, साथ ही साथ एग्जामिनेशन में जो इशूज़ है उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज फाइनेंस से रिलेटेड है, सॉरी क्लाइमेट चेंज इंश्योरेंस से रिलेटेड है। नॉर्मली हमने क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में सुना है, इसके अलावा जैसे कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसका पैसा हमको मिलता है इंश्योरेंस के माध्यम से। किसी की डेथ हो गई है, उसने यदि अपना बीमा करवा के रखा है तो डेथ के बदले में कंपनसेशन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपनी बाइक का बीमा करवाता है, बाइक का इंश्योरेंस करवाता है, तो बाइक की टूट फूट होने पर कंपनी वो पैसा वहन करती है और उसकी बाइक को कहना चाहिए सुधरवाती है या फिर उसका पैसा देती। ठीक इसी प्रकार से हम ऐसी ही कल्पना कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे भारत सरकार चाह रही है कि हमारे देश में साइक्लोन, लैंडस्लाइड, ठीक है, भूकंप, इन सब चीज़ों से जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करने के लिए हम इंश्योरेंस स्कीम चालू कर दें, हम खुद चालू कर दें। हम कैसे चालू करेंगे? बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गई, वहाँ पर भारत जाता है और अपना इंश्योरेंस स्कीम चालू करता है, तो वर्ल्ड बैंक इस चीज़ का वहन करेगा। या फिर बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी इस मामले में आगे आ सकती हैं और बोलेंगे कि आप हमारे पास पैसा जमा करिए, इसके बदले में हम आपको कहना चाहिए इसका कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्लाइमेट इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है क्लाइमेट के ऊपर ही चर्चा करते हैं, क्लाइमेट इंश्योरेंस के ऊपर बहुत कम चर्चा करी जाती है। चलते हैं और देख लेते हैं कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज है कैसे करके लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। प्रभावित करने के साथ साथ में सरकारों को इससे लड़ाई भी लड़ना है। लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? तो इसके लिए एक सबसे बेटर जो तरीका हो सकता है वो क्लाइमेट इंश्योरेंस का है। हम बात करते हैं यदि साउथ एशिया, ठीक है, अब साउथ एशिया को रेपुटेशन दिया जा रहा है एज ए मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल जोन के तौर पर। जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज के एकदम कहना चाहिए कगार पर खड़ी हैं। और ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और नीचे की तरफ जाएंगे तो श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। साउथ एशियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, प्रभावित होती हैं क्लाइमेट चेंज के असर से। तो यहाँ इंडिया इस मामले में आगे बढ़ भी रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारे कमिटमेंट किए गए हैं, अच्छा काम भी इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। तो हमें कुछ पैरामेट्रिक प्रोडक्ट तैयार करने की ज़रूरत है। पैरामेट्रिक हमें कुछ कहना चाहिए मापदंड निर्धारित करना पड़ेगा कि यदि इतनी बारिश हुई है, इससे ज़्यादा बारिश हुई है तो कितना कंपनसेशन मिलेगा। ये चीज़ें भी निर्धारित करने वाली बहुत हो जाती हैं। साल 2023 जो रहा है, बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म साल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि भाई जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आप ये समझ लीजिए साइक्लोन आएंगे, क्योंकि समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा साइक्लोन आएंगे। साल 2023 वार्मेस्ट ईयर का रिकॉर्ड बना लिया है। एंड एक रिपोर्ट ये आई है जिसमें एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जो नेचुरल डिजास्टर है इससे लॉसेस हमको देखने को मिलेगा, जिसका अमाउंट है $280 बिलियन 2023 का। 2023 में जो हमको नुकसान हुआ है उसको यदि देखा जाए तो सब मिलाकर के कितना हो जा रहा है? $280 बिलियन का हो जा रहा है। इसमें से मात्र $100 बिलियन का ही इंश्योरेंस है। कितना? मतलब लगभग 50% भी हमको जो है इंश्योरेंस के माध्यम से चीज़ प्राप्त नहीं हो पाई है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गैप इंश्योरेंस है उसमें हमको गैप देखने को मिल रहा है इंश्योरेंस कवरेज में। पार्टिकुलरली डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये अंतर ज़्यादा दिखाई देता है। तो इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि भाई वो इन्हेंस करे डिजास्टर रेजिलेंस को। इसके लिए अलग अलग किस्म की अल्टरनेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कवरेज के लिए। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट की। वर्तमान समय में देखा जाए ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथड जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, वो है रिस्क को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए आइडेंटिटी बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर। इसके लिए हमें फिजिकल असेसमेंट करना पड़ेगा डैमेज का पे आउट के लिए। ठीक है, जो डैमेज हुआ है वो कितना हुआ है और कितना पैसा मिलेगा, इस चीज़ का थोड़ा सा मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब लेकिन यही चीज़ तो यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई पैदा कर देती है। लॉस को हम कैसे करके वेरीफाई करेंगे? बिल्डिंग गिरी है तो कितना नुकसान हुआ है, इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है। साइक्लोन से कितना नुकसान हो रहा है, फ्लड, सुनामी, स्टॉर्म, ठीक है, ये बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करती हैं पॉपुलेशन का। एंड वाइप आउट कर दिया जाता है सेटलमेंट को, स्पेशली ठीक है जो इकोनॉमिकली गरीब देश हैं, गरीब कम्युनिटीज़ हैं, ये ज़्यादा इससे प्रभावित होती हैं। और अब इस लॉस को वेरीफाई करना काफ़ी कठिन चीज़ हो जाता है। अब हम बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं जो कि बेस्ड हैं पैरामीटर ऑफ वेदर इवेंट, इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड ये सारी जो चीज़ें हैं कैसे करके उत्पन्न होती हैं, रियल टाइम मेज़रमेंट के माध्यम से ही इनका मेज़रमेंट संभव है। जैसे कि 100 mm पर डे से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है कंटिन्यू 2 दिन तक, या फिर स्पेसिफिक फ्लड लेवल बहुत ऊपर तक चला गया, वाइंड स्पीड 150, 200, 250, 300 हो गई है। ठीक, इस प्रकार से इनको हम पैरामेट्रिक प्रोडक्ट बोलते हैं। पेमेंट आर मेड रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल लॉस और फिजिकल वेरिफिकेशन। तो पेमेंट कैसे मिलेगा, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है और फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, स्थल निरीक्षण किया जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें तो देखिए आज के समय में इंश्योरेंस प्रोवाइडर क्या काम करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले आपदाओं के लिए ही इंश्योरेंस देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो हाई इम्पैक्ट वाले डिजास्टर हैं जैसे कि अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, हरिकेन है, इसके लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिली है। 2023 में एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था मोरक्को में। कंट्री ने रिसीव किया था $275 मिलियन का पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कवर। ठीक है, ये कैसे करके मिला था उसको, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मिला था। इसलिए इंश्योरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी की लेकिन लो इम्पैक्ट डिजास्टर भी हैं कुछ जैसे कि लैंडस्लाइड है, रेन है, हीट वेव है, इनको ओवरलुक कर दिया जाता है। लेकिन इनका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, धीरे धीरे करके चेंज होते जा रहा है। भारत में इंश्योरेंस की यदि हम बात कर लेना तो हमारे यहाँ पर कहना चाहिए इंडिया में जो इंश्योरेंस है जाना जाता है खाली खेती किसानी के लिए। और हम लोग तो खुद किसानी किए हैं, खेती किए हैं, लेकिन उस समय में हम लोग क्रॉप का इंश्योरेंस होता है ये भी नहीं जानते थे। ठीक है, हम तो बस ये बोल देते थे कि सरकार हमें कंपनसेशन देगी, सरकार से क्या मिलेगी, मुआवजा मिलेगा यदि यहाँ पर ही फसल गिर गई है तो। ठीक है, हम केवल इतना जानते थे। अर्लीस्ट यूजेस ऑफ पैरामेट्रिक पॉलिसीज़ की बात करें तो भारत में पुराना सिस्टम है क्रॉप इंश्योरेंस वाला। इसको इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय पहले। ठीक है, अब जो सक्सेसफुल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये आधारित है कि भाई कितना लॉस हुआ सबसे पहले उसको वेरीफाई करिए।
While a new parametric product restructured weather-based crop insurance scheme is based on threshold limit, not requiring field verification. एक और जो रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें किसी प्रकार का फील्ड का वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको ऐसे ही अंदाजन कहना चाहिए पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है। इंडिया में प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ठीक है, तो इनकी संख्या तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। ठीक है, ये लोग हमें प्रोवाइड करेंगे पैरामेट्रिक प्रोडक्ट कस्टमाइज फॉर स्टेट, कॉरपोरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इनको आप कैसे करके कस्टमाइज कर सकते हैं कि ये भाई स्टेट को, कॉरपोरेट को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को ये सब हेल्प करेंगे। ये इंश्योर करते हैं कि ये जो डिजास्टर है, ठीक है, जैसे कि एक्सट्रीम पर्सिपिटेशन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। साइक्लोन जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि कोस्टल एरिया में ज़्यादातर आते हैं। एक्सट्रीम हीट की बात करें, ठीक है, एंड ए सडन परमानेंट एंड मच पब्लिश्ड हैजार्ड है। ये लोग इनके बारे में बातचीत करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इस क्षेत्र में इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि ये पार्टिकुलरली उस क्षेत्र में होने वाली घटनाएं ही हैं। अब इस प्रकार से जो प्रीमियम है उसको भरेगा कौन? ठीक है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो पहले तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वही पैसा इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको कंपनसेशन के तौर पर प्रोवाइड करेगी। नागालैंड पहला ऐसा स्टेट था जिसने खरीदा था पैरामेट्रिक कवर एक्सट्रीम पर्सिपिटेशन के लिए 2021 में। नागालैंड राज्य ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा, बोला यदि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप हमको कंपनसेशन देना, हम आपको प्रीमियम देते हैं। अब अलग अलग जगह से चीज़ें सीखी गई हैं। इसने टेंडर निकाला था सेकंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ फिक्सिंग एन एब्सोल्यूट एनुअल प्रीमियम। क्या काम किया नागालैंड ने? सालाना प्रीमियम फिक्स कर दिया। ड्यूरेशन कितना रहेगा, रेट ऑन लाइन क्या रहने वाली है, इसके माध्यम से जो बिड लगाने वाले लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में इनके बीच में ही कंपटीशन हो रहा था कि वो सरकार को कम से कम में क्या प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए ना, इसने क्या काम किया था, जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे कुछ चीज़ें हासिल करी थी, ठीक, जैसे कि सप्लाई ऑफ डाटा ऑन पर्सिपिटेशन फॉर तहसील साइज ग्रिड, तहसील लेवल पर कितना पानी गिर रहा है, IMD से उसने जानकारी हासिल कर ली। साथ ही साथ ओपनिंग द डोर फॉर स्टेट टू कंसिडर सिमिलर प्रोडक्ट फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट साइक्लोन, वाइंड एंड रेन। तो देखिए नागालैंड ने क्या काम किया, शुरू में तो बारिश के लिए, शुरू में तो बोला कि नहीं हम जो है खाली फ्लड के लिए ये स्कीम लेकर के आए हैं, लेकिन बाद में उसने क्या काम किया था, साइक्लोन, वाइंड एंड रेन के लिए भी इस चीज़ को कवर कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है केरला में, ठीक है, अब जैसे कभी दूध हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, कभी कोई नुकसान हो गया, ये लोग भी क्या काम करते हैं, अपना इंश्योरेंस करवा के रख लेते हैं। इन्होंने पैरामेट्रिक इंश्योरेंस चालू किया था डेयरी फार्मर्स के लिए, जैसे कभी लोअर मिल्क उत्पादन हो जाता है हीट स्ट्रेस के चलते चलते, है ना, कैटल को, गाय को यदि हीट लग जा रही है, गर्मी लग जा रही, लू लग जा रही है तो दूध का उत्पादन कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार से कुछ जो नॉन प्रॉफिट एंड माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं, उन्होंने जो वर्कर हैं, वर्कर के लिए इंश्योरेंस स्कीम चालू करी थी, ठीक है। ये लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम करते हैं ताकि इम्प्लीमेंट कर सकें डेली पे आउट टू वर्कर हु लॉस वेजेस ड्यू टू एक्सेसिव हीट बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ट्रिगर। कोई कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं,
गर्मी के चलते चलते उनकी हेल्थ ख़राब हो जा रही, काम में नहीं जा रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्राइवेट कंपनी करेगी। इसके अलावा जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, इन्होंने इनिशिएट किया है पैरामेट्रिक प्रोडक्ट साइक्लोनिक वाइंड्स के लिए एंड हाई वेव 8 कॉम्पिटिटिव प्राइस यूजिंग वाइंड स्पीड साइक्लोन ट्रैक एंड स्ट्रॉम सर्ज डाटा। बहुत बड़े जो कार्पोरेट हैं आज के समय में पैरामेट्रिक प्रोडक्ट स्कीम चालू कर रहे हैं साइक्लोनिक वाइंड्स के लिए। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव यूज़ की। गवर्नमेंट को ये चीज़ इंश्योर करना है कि ये जो पैरामेट्रिक प्रोडक्ट होते हैं इसमें 5 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको लिमिट निर्धारित करना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना है मैकेनिज़्म की, साथ ही साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है गवर्नमेंट एंड कारपोरेट के बीच में, आप जो भी एक दूसरे से सीख रहे हैं। साथ ही साथ आपको अनिवार्य बिड प्रोसेस, बोली लगाने वाली प्रोसेस में ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होना चाहिए। साथ ही साथ वाइड स्पीड रिटेल पे आउट डिसिमिनेशन सिस्टम, ऐसा नहीं है कि खाली बड़े पैमाने पर ही पैसा दिया जाए, छोटे पैमाने पर छोटे लेवल पर भी इंश्योरेंस की स्कीम हमें चालू करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंकरेज करना पड़ेगा प्रीमियम पेमेंट को बाय हाउस होल्ड इन द लॉन्ग टर्म। आने वाले समय में सरकार ये सोच सकती है कि जो प्रीमियम है थोड़ा बहुत लोग भी दें, हम तो दे ही रहे हैं अपनी जेब से, लेकिन जो गरीब पॉपुलेशन है उस मामले में यहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस अर्थक्वेक के लिए न्यूजीलैंड में, टर्की में, ठीक है, जो हुआ है, लेकिन यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ संभव है। ऐसा नहीं है कि खाली गरीब देशों में ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि जो गरीब देश होते हैं अपनी जनता का ऐसे भी पेट नहीं पाल सकते हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए प्रीमियम कैसे करके भरेंगे। इंडिया इस प्रकार के प्रोडक्ट का कैसे करके इस्तेमाल करेगा? आधार बेस्ड सिस्टम, डिसिमिनेशन सिस्टम के माध्यम से एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की हमें यदि सहायता मिलती है, तो जो पैसिफिक एंड कैरिबियन कैटास्ट्रोफिक रिस्क इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने दिखाया है रीजनल पूलिंग ऑफ रिस्क एंड हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड पैरामेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट विद इंश्योरेंस सेक्टर। एक न्यूज़ आई है द हिंदू के फ्रंट पेज पर दोस्तों, जो कि माइक्रोसॉफ्ट अपडेट से रिलेटेड है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट को लेकर के बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो गई हैं। आज के टाइम पीरियड में ऐसा हो गया है कि बहुत सारा काम ऐसा है माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से किया जा रहा है। कंप्यूटरों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें भी माइक्रोसॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी मॉल हो, चाहे वो कोई कहना चाहिए एयरपोर्ट हो, कहीं पर भी हो। अब पता चला कि काम करते करते तुरंत ही वो अपडेट मांग रहा है। अब मेरा तो काम रुक गया है, और जब मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ तो पता चला कि वो एकदम पूरा कंप्यूटर ही मेरा होल्ड पे चला गया। ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरा कंप्यूटर गया। इससे आज का जो ऑनलाइन काम है पूरी तरह से कहना चाहिए ठप पड़ गया था। फॉल्टी अपडेट किसके द्वारा जारी किया गया था? क्राउड स्ट्राइक की तरफ से, जो कि एक टेक्सास बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है। ठीक है, इसके चलते चलते जो मिलियंस है इनकी लाइफ प्रभावित हुई है। डिजिटल सिस्टम, एविएशन का, बैंकिंग का, हॉस्पिटल का, टीवी चैनल का, टेलीकम्युनिकेशन का, ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, मतलब काम नहीं कर रहा था। साथ ही साथ जो फ्लाइट्स है पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए डिले हुई हैं घंटों से लेकर के, या फिर कैंसिल हो गई हैं, एंड पैसेंजर जो है जो जहां हैं वहीं पर फंस गए हैं। इस प्रकार से हमको इस माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के इशू के चलते चलते सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारे जो विंडोज़ कंप्यूटर हैं उसमें बोला गया कि भाई आप अपडेट करिए, एंड सर्वर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑन फ्राइडे सेंडिंग देम through a boot loop featuring a so-called blue screen of death, disrupting aviation.
अब इसके बाद पता चला क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको बोला गया कि पहले तो आप अपडेट करिए इसको। अपडेट के लिए यहाँ पर क्राउड स्ट्राइक जैसे वर्ड यूज़ देखने को मिलेंगे। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कंपनियों को आईटी इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने में मदद करती है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें कि आखिर परेशानी की वजह क्या है, तो वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म क्राउड स्ट्राइक ने कहा है कि उसने अपने सॉफ्टवेयर में पहचान कर लिया है और इसे हल करने के लिए काम कर रही है। दरअसल क्राउड स्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट को उसके विंडोज़ डिवाइस के लिए एंटीवायरल सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं न्यूज़ का, ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए बांग्लादेश न्यूज़ में रहा है, यहाँ पर काफ़ी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो प्रदर्शनकारी है वो चाहते हैं कि एक जो सिस्टम बनाया गया है, कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले पूर्व सैनिकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में 30% तक आरक्षण दिया जाता है। तो वे चाह रहे हैं कि भाई इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ख़त्म करने का मतलब ये है कि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, आप तो उनको ऐसे आयते में नौकरी दे रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हमको देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये जो प्रणाली है हम लोगों के साथ में भेदभाव कर रही है और प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पार्टी ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्र चाहते हैं कि इसे योग्यता आधारित सिस्टम में चेंज किया जाए। वहीं हसीना ने आरक्षण प्रणाली का बचाव करते हुए कहा है कि युद्ध में भाग लेने वालों को सम्मान हम देना चाहते हैं, भले ही वे किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। और इसी को लेकर के इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर।